रेवाड़ी में भाजपा के लिए चुनौतियां हैं, दोनों तरह से चुनौतियां हैं। जीत की भी चुनौती है और उम्मीदवार के चयन की भी चुनौती है। राव साहब जिनको टिकट दिलाएंगे, विरोधी जितने भी है ना, उनमें से कोई ना कोई खड़ा होगा और इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा निश्चित रूप। अगर अरविंद यादव जी को टिकट मिल जाती है तो राव साहब कैसे मदद करेंगे? राव साहब पिछले चुनाव की बात थोड़ी ना भूल जाएंगे। जहां तक कांग्रेस की इस विधानसभा से सीट का सवाल है तो इसमें अभी तक जो है मजबूत दावेदारी चिरंजीव राव की है। हर बीजेपी का पदाधिकारी विधायक बनने को तैयार बैठा। सबसे ज्यादा अनुभव, लंबा अनुभव जिनका रहा है वो रणधीर सिंह कापड़ीवास है। वो निश्चित रूप से विधायकी के लिए अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। जी, कांग्रेस का तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनका तो फिक्स ही एक ही कैंडिडेट है। बीजेपी में 10-12 कैंडिडेट है। जब इन्होंने नाम लिया, अरविंद जी जो तैयारी कर रहे हैं, तो ये ग्राउंड पे, और सतीश कोड़ा जी, ग्राउंड पे कुछ है नहीं। बीजेपी के मेरे को लगता है सिर्फ 2 ही कैंडिडेट हैं, या तो सुनील मूसेपुर जी को टिकट मिलेगी या कापड़ीवास को। ये 2 ही फाइट दे सकते हैं। बीजेपी ही बीजेपी की दुश्मन है। वो पार्षदी के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं 1.5 साल पहले से ही। अगर राव साहब की चली तो सुनील मूसेपुर जी को टिकट यहाँ से फाइनल है। राव के पास भी एक लंबी फहरिस्त है। जैसे दिगड़ा जी कहते हैं सुनील मूसेपुर को, वहां पे भी अनिल रायपुर की बात कर ले, सुनील मूसेपुर की बात कर ले, चरण जी कह रहे हैं पटौदा की बात कर ले, सनी भी एक कैंडिडेट है उस लिस्ट में। राव को अपनों से डर नहीं है, राव को डर है बीजेपी से। पिछली बार जो हुआ था, सुनील मूसेपुर हार थोड़ी ना रहा था, बीजेपी ना हराया था। राव जीत नहीं सकते तो हरा सकते हैं विधानसभा चुनाव में। रेवाड़ी में अगर आरती राव आ जाती है तो सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे दूसरे वाले। कांग्रेस में चिरंजीव राव पहले की तुलना में काफी मैच्योर होगा और चिरंजीव राव को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाजपा के जो लोग हैं ना, वही चिरंजीव राव को जिता देंगे। बिल्कुल गुटबाजी इस बार भी रहेगी अमित जी। एक ऐसे कैंडिडेट है जिसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, वह सतीश यादव पूरी तरीके से चुनाव लड़ने की स्थिति में। चेयरमैन का चुनाव नहीं जीत पाई, ये तो विधायक का चुनाव है। अभी ये बोल रहे कि अजय पाटौदा जिला पार्षद के चुनाव में हार गए, सुनील मूसेपुर विधायक के चुनाव में हार गए। हराने वाला अपना ही था, कोई हार गए ना। तो इन्होंने एक नेताजी का नाम लिया, तो वो बाहुबली नेता है। मैं उनको बताना चाहता हूँ, उनके लिए चाहे नरेंद्र मोदी जी प्रचार करने आ जाए, वो चुनाव नहीं जीत सकते। उनके कुंडली में राजयोग लिखा ही नहीं है। गुटबाजी भाजपा में अच्छी है चरम पर। अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, चुनाव कार्यालय खुलने लग गए। तो ये तो कैंडिडेट बन ही गए जो आज भी नहीं, लोकतंत्र में अधिकार है, सब अपनी तैयारी कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? सामूहिक रूप से कर लो ना, अच्छी तरह से जीत जाओगे। मैं अब की मेरी बारी या आपका साथी जो भी है, सब एक दूसरे की दाल में पानी दे रहे हैं। अगर रणधीर सिंह कापड़ीवास चुनाव लड़ते हैं तो चुनौती देंगे। मुकेश कापड़ीवास पर चुनौती देना बहुत बड़ी बात है। सुनील मूसेपुर में लोगों के घरों में गए हैं, वो व्यापारी वर्ग था, वो भी मानने लगा है। अब तीसरा कैंडिडेट सारे मिलकर एक बना लो। बीजेपी की गुटबाजी का कांग्रेस के कैंडिडेट को बहुत एकदम से फायदा मिल जाएगा। पिछली बार जैसी स्थिति रहेगी और आप आसानी से जीत जाओगे, ऐसा अब की बार होने वाला नहीं है। इस वहम को निकाल दें। रेवाड़ी में निर्दलीय बताओ, मजबूत 2 निर्दलीय बताओ। मुझे लगता है कि अगर आरती राव को टिकट मिलती है तो बिल्कुल उनका जीतने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। आरती को टिकट मिलती है, क्या कितनी चुनौती है? चुनौतियां हैं। पहली बात तो आरती राव रेवाड़ी से, राव साहब ऐसी गलती नहीं करेंगे कि आरती राव को रेवाड़ी से चुनाव लड़ाएं। ऐसा हो भी गया ना, तो ये मान के चलो अब की बार मेरी बारी, या अब वहां से लेके ना कापड़ीवास तक सारे एक हो जाएंगे। इस बार तो इतना बढ़िया बीजेपी का माहौल था, इन्होंने नारा दिया था 75 बार, तो जाके 40 सीट आई थी। चुनाव आने तक तो इनकी 10 या 12 सीटें ही रह जाएंगी। फिर ये 5 सीट कैसे आ गई लोकसभा की? हरियाणा में कांग्रेस ने प्रदर्शन अच्छा किया है। महेंद्रगढ़ भिवानी सीट बड़ी मुश्किल से भाजपा जीत पाई। अभी भी तो खिलाफत हुई थी राव साहब की यार। पिछली बार 3 लाख कुछ हजार से वोटों जीते थे। श्रुति चौधरी जी का कह रहे हैं, उनको तो 10 साल पहले विपक्ष में रही है, आने वाले टाइम में 5 साल फिर विपक्ष में रहेगी। उनका बयान आप स्टेटमेंट सुनिए, उन्होंने क्या बोला कि मैं मोदी से प्रभावित हूँ। आज कैसे पता चला प्रभावित थी? 10 साल से कहाँ गई थी? यहाँ पे आराम से जीत जाते, दान सिंह आराम से जीतने वाले थे। ये तो भीतर घात हुआ, मार्जिन कितना रह गया अब ये देखो ना। विधानसभा चुनाव में बहुत बदले हुए परिणाम मिलेंगे। यहाँ से राव साहब थोड़ा सा किनारा हो जाए ना, तो देख लेना अग्रवाल की हालत क्या होती है। बीजेपी के लिए सुझाव? अब तो बहुत देर हो गई। कोई सुझाव नहीं है। इन्होंने अभी 3 दिन पहले मंथन करा था, उसको तो लागू करा नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, महज 3 महीने बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने, वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव की बात कर ले तो कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा झटका लगा। 10 में से 5 सीट गंवानी पड़ी। ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी के सामने कांग्रेस कड़ी चुनौती देती हुई दिखाई देगी और जिस तरह का माहौल है, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए तीसरी बार सरकार बनाना बेहद मुश्किल हो सकता है। ऐसे में क्या है माहौल, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पर गुटबाजी के आरोप लगाए जाते हैं, बीजेपी के भी हालात इससे इतर नहीं है। कहीं ना कहीं खुलकर बीजेपी के अंदर गुटबाजी सामने को देखने को मिल रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने इस बार तीसरी बार सरकार बनाना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। हम आज रेवाड़ी की बात करेंगे। रेवाड़ी विधानसभा सीट जो कि अहिरवाल का लंदन कहा जाता है, अहिरवाल की राजधानी कही जाती है। तमाम यहां पर मसले भी तमाम मौजूद हैं, लेकिन बीजेपी उम्मीदवारों की एक लंबी फहरिस्त कहीं ना कहीं बीजेपी की परेशानी बढ़ा रही है। आखिर 2019 विधानसभा चुनाव जैसे हालात ना हो जाएं, एक बार फिर से कहीं
गुटबाजी के चलते सीट न गंवानी पड़े। ऐसे में कौन ऐसा मजबूत कैंडिडेट है जो बीजेपी की नैया पार लगा सकता है? क्योंकि 2019 विधानसभा चुनाव में जिस तरह से गुटबाजी सामने आई, जीती हुई सीट कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में चले गई और यहां से चिरंजीव राव जीत दर्ज करी, पहली बार चुनाव लड़ा और कहीं ना कहीं जीत दर्ज करने में भी कामयाब रहे। आज बात करेंगे, हमारे तमाम साथी मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रीतम आर्य जी, साकेत धिंगड़ा जो कि सामाजिक कार्यकर्ता लगातार अपने तमाम जो मसले हैं शहर के अंदर बात रखते हैं, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं चरण सिंह जी। उनसे भी जानेंगे आखिर रेवाड़ी की क्या स्थिति, क्योंकि तमाम लोग रेवाड़ी के लोग रहने वाले हैं, तमाम पत्रकार भी और कहीं ना सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आखिर क्या स्थिति है रेवाड़ी की और क्या मुद्दे, और आखिर बीजेपी की ओर से कौन मजबूत दावेदारी पेश कर सकता है? क्योंकि दावेदार तमाम है। कल बीजेपी के जो प्रदेश के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं अरविंद यादव, उनकी ओर से भी कार्यालय खोल दिया गया विधिवत रूप से और कहीं ना कहीं गाड़ियां मैदान में उतार दी गई। कुछ अन्य भी उम्मीदवार है। ऐसे में जानेंगे आखिर किस तरह से बीजेपी के सामने क्या चुनौती है। सबसे पहले बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रीतम सिंह जी से। आखिर रेवाड़ी में भाजपा की स्थिति क्या और किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से एक लंबी फहरिस्त है? प्रीतम जी, किस तरह से देखते हैं पूरी एक लंबी फहरिस्त को आप? देखो, रेवाड़ी में भाजपा के लिए चुनौतियां हैं और दोनों तरह से चुनौतियां हैं। जीत की भी चुनौती है और उम्मीदवार के चयन की भी चुनौती है। अभी तो विधानसभा चुनाव का बिगुल बज ही चुका है एक तरीके से। लोगों ने अपने कार्यालय भी खोल दिए हैं, प्रचार वाहन भी शुरू कर दिए हैं। तो अब ये देखना पड़ेगा कि भाई टिकट किसको मिलती है। अरविंद जी भी दावेदारी कर रहे हैं पक्की कि भाई मेरी टिकट पक्की है। सतीश खोला जी भी कर रहे हैं पक्की है। इधर कापड़ीवास जी भी कर रहे हैं मेरी पक्की है। सुनील जी भी कह रहे हैं मेरी पक्की है। पर अब टिकट जिसको मिलेगी, ये सबसे बड़ी चुनौती यही है कि टिकट आखिर मिलेगी किसको। मेरा ये मानना है कि रेवाड़ी विधानसभा में जो कापड़ीवास जी हैं सबसे मजबूत, मैं उन्हीं को मान रहा हूँ। दूसरा, सुनील जी की भी अच्छी मजबूत स्थिति है। अब अरविंद जी हैं, खोला जी हैं, सबका अपना अपना है, लेकिन अब देखते हैं टिकट किसको मिलती है। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि टिकट आखिर मिलेगी किसको। प्रीतम जी, एक जिस तरह से विरोध 2019 में देखा गया था, राव भी कह चुके हैं कि आरती को इस बार जरूर चुनाव लड़ाएंगे, तो क्या स्थिति देखते हैं? वही गुटबाजी एक बार फिर से देखने को मिलेगी रेवाड़ी में? रेवाड़ी में आरती राव शायद चुनाव नहीं लड़ेगी। हाँ, ये बात सही है कि पिछली बार की जैसी स्थिति अब की बार शायद रिपीट होगी। राव साहब जिनको टिकट दिलाएंगे, विरोधी जितने भी हैं ना, उनमें से कोई ना कोई खड़ा होगा और इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा निश्चित रूप से। और यही हालात ये नहीं होंगे कि जो यदि राव के पक्ष को किसी को टिकट नहीं मिलती, राव भी उनको हराने के लिए काम करेंगे? राव, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पिछले 2019 का वाकया पूरा याद है। हाँ, ये अब जैसे अरविंद यादव जी तैयारी कर रहे हैं, कल उनके कार्यालय का उद्घाटन भी हो गया। अगर अरविंद यादव जी को टिकट मिल जाती है तो राव साहब कैसे मदद करेंगे? राव साहब पिछले चुनाव की बात थोड़ी ना भूल जाएंगे। अरविंद यादव के कार्यालय में राव साहब जिस तरह बेइज्जत होकर निकले थे, तो मेरे को लगता नहीं कि वो मदद करेंगे उनकी। चरण सिंह जी, आप किस तरह से देखें लंबी फहरिस्त? अब की बार बीजेपी में कहीं ना कहीं 1 दर्जन ज्यादा उम्मीदवार हैं, उसमें राव समर्थक और राव विरोधी तमाम तरीके की लंबी लिस्ट है। किस तरह से देखते हैं रेवाड़ी की हालात? देखिए अमित जी, रेवाड़ी विधानसभा का चुनाव पिछले बार भी बड़ा दिलचस्प था और इस बार भी बड़ा दिलचस्प होने वाला है। प्रीतम जी की एक बात से मैं सहमत हूँ कि पिछली बार वाली स्थिति जो है अब की बार दोबारा से बनती नजर आ रही है। और हम पत्रकार लोग हैं, हम अनुमान पे, कयास पे बात करते हैं। जिस तरह की राजनीतिक गलियारों में बातें चलती हैं, वोटर्स के मन में क्या है, जिस तरह की चर्चाएं होती हैं, उन्हीं के आधार पे पत्रकार एक अनुमान, कयास लगाता है। पहले मैं बात कर लेता हूं कांग्रेस की। जहां तक कांग्रेस की इस विधानसभा से सीट का सवाल है, तो इसमें अभी तक जो है मजबूत दावेदारी निश्चित रूप से चिरंजीव राव की है, क्योंकि उनके पिताजी और वो विधायक ऑलरेडी जो हैं और मजबूती रखते हैं। अच्छा, मसला अभी बीजेपी में, क्योंकि बीजेपी में आपने कहा कि लंबी फहरिस्त है, मतलब हर बीजेपी का पदाधिकारी विधायक बनने को तैयार बैठा है। अब इसमें कुछ नाम प्रमुख है, जैसे अब जब बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा अनुभव, लंबा अनुभव जिनका रहा है वो रणधीर सिंह कापड़ीवास हैं। वो निश्चित रूप से विधायकी के लिए अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। अब टिकट किसको मिलती है, ये बड़ा विषय है। अब ये अनुमान लगाया जा रहा है, अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है कि किस व्यक्ति को
जो है किस नेता को बीजेपी की तरफ से टिकट मिलेगी। लोगों ने अपने कार्यालय खोल दिए, गाड़ियां चला दी, मेरी बारी तेरी बारी, अब की बार तो मैं ही। तो इस तरह आप मेरी निजी राय बतौर पत्रकार और मेरे एनालिसिस के आधार पे आप मेरी निजी राय जानेंगे। आप जो जानना चाह रहे हो तो मैं बड़े सीधे शब्दों में बता दूं, मुझे जो स्थिति समझ आती है, जो परिस्थिति, जो मुझे अभी माहौल समझ में आ रहा है। देखिए, दावेदारी कोई भी ठोक सकता है, सबका अपना अधिकार है। अभी बीजेपी में कुछ लोकसभा चुनाव में क्या कुछ बदलाव, कुछ नई चीजें देखने को मिली कि जो निर्दलीय चुनाव लड़ते थे सतीश यादव जी, वो बीजेपी में शामिल हुए। निश्चित रूप से बीजेपी में शामिल होने के साथ ही वो एक उम्मीद के साथ आगे बढ़े कि भाई मेरे को जो है चुनाव लड़ना है। वो भी अपनी एक तरीके से मतलब अपने एक्शन से जो है दावेदारी ठोक रहे हैं। अभी जहां तक मजबूत स्थिति की बात है, जैसे मैंने कहा कि रणधीर सिंह कापड़ीवास जो है वो आज उनको मैं सबसे मजबूत स्थिति में इसलिए देखता हूँ क्योंकि उनका एक लंबा अनुभव है, उनकी पकड़ थोड़ी सी ज्यादा लगती है मुझे अन्य पदाधिकारी, अन्य जो नेता उनकी तुलना में बीजेपी से। सतीश यादव जी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उनका अपना एक जनाधार है। बीजेपी में रिसेंटली वो शामिल हुए हैं और निश्चित रूप से वो विधानसभा बीजेपी से टिकट लेने के लिए अपना पुरजोर मेहनत भी करेंगे। वो मिलना ना मिलना वो तो पार्टी का खैर डिसीजन होगा। इसके अलावा एक कैंडिडेट ऐसे हैं, दो कैंडिडेट मैं जिनको समझता हूं, लेकिन एक को मैं उनसे ऊपर रखता हूं, अजय यादव जो पटौदा है। हालांकि वो जिला पार्षदी के चुनाव में उन्होंने अपनी अच्छी उपस्थिति दर्ज कराई है और स्वभाव से भी सज्जन है, लेकिन उनको टिकट मिल पाती है नहीं मिल पाती है वो एक विषय रहेगा। लेकिन वो रामपुरा हाउस में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और वहां अपना एक स्थान रखते हैं, इसमें कोई डाउट है नहीं। ढींगड़ा जी, तमाम कांग्रेस की ओर से कहीं ना कहीं जितनी चुनौती कांग्रेस के सामने नहीं है, उनका एक कैंडिडेट है चिरंजीव राव, शायद बहुत बड़ी मुश्किल उनके सामने नहीं। हालांकि नाम अब की बार जो धारवाड़ से अभी जो जेलदार थे उन्होंने भी ज्वाइन किया, वो भी कह रहे हैं। इधर दूसरी ओर जो अपने जो रघु यादव के बेटे थे सृजन यादव, वो भी मैदान में, वो भी कहीं ना कहीं दावेदारी करेंगे। लेकिन फिर भी चुनौती इतनी नहीं दिखाई देती जितनी उनकी। तो आप किस तरह से देखते हैं पूरे सिनेरियो? जी, कांग्रेस का तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनका तो फिक्स ही एक ही कैंडिडेट है और 100% निश्चित तौर पे इन्हीं को ही टिकट मिलेगी, चिरंजीव राव को। बीजेपी में 10-12 कैंडिडेट हैं, जैसे चरण जी ने नाम लिए, दो तीन प्रीतम जी ने नाम लिए, अजय पटौदा जी का नाम लिया। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि वो जिला पार्षदी चुनाव हार रहे थे, उन्होंने नाम वापस लिया जिला पार्षदी के अंदर। दूसरा इन्होंने नाम लिया कि अरविंद जी जो तैयारी कर रहे हैं, तो ये ग्राउंड पे, और सतीश कोड़ा जी, ग्राउंड पे कुछ है नहीं बीजेपी के। मेरे को लगता है सिर्फ दो ही कैंडिडेट हैं, या तो सुनील मूसेपुर जी को टिकट मिलेगी या कापड़ीवास को, ये दो ही फाइट दे सकते हैं। बाकी नाम आप मेरी जो एनालिसिस है, जो मेरी लिस्ट में से, बाकी इनमें से कोई नाम नहीं है, बीजेपी के दो ही नाम है। जी, क्या गुटबाजी दोबारा फिर देखने को मिल सकती है जिस तरह से 2019 में आया? क्योंकि अब की बार से अरविंद को मान लेते हैं टिकट मिल जाती है, क्योंकि जिस तरह से हालात थे, राव तुझसे बैर नहीं, राव इंद्रजीत तेरी खैर नहीं, इस तरह के नारे, क्या राव उस भूमिका में दिखाई देंगे? क्योंकि अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए कहने के राव भी जाने जाते हैं। जी, बीजेपी की दुश्मन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो टिकट नहीं मिलेगी अरविंद जी को, तो बिल्कुल टिकट मिलेगी नहीं। पार्टी के वरिष्ठ नेता और तमाम तरह के माइक्रो मैनेजमेंट में माहिर हैं, पार्टी के लिए हमेशा डेडिकेटेड रहे हैं, तो आप किस तरह से नकार सकते हैं उनको टिकट नहीं मिलेगी? जी, 15 से 20 सीटों पे यहाँ पे राव साहब का प्रभाव है, राव साहब के प्रभाव से टिकट मिलेगी। तो अरविंद जी को तो बिल्कुल टिकट मिलेगी नहीं। कापड़ीवास जी पुराने पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो अपने दम पे ला सकते हैं। अगर राव साहब की चली तो सुनील मूसेपुर जी को टिकट यहाँ से फाइनल है। जी, प्रीतम जी, जिस तरह से राव के पास भी एक लंबी फहरिस्त है, जैसे ढींगड़ा जी कहते हैं सुनील मूसेपुर को, वहां पे भी अनिल रायपुर की बात कर ले, सुनील मूसेपुर की बात कर ले, चरण जी कह रहे हैं पटौदा की बात कर ले, सनी भी एक कैंडिडेट है उस लिस्ट में, तमाम ऐसे लोग हैं, वहां भी एक लंबी फहरिस्त। आप किस तरह से देखते हैं कि कहीं ना कहीं राव खेमे में भी की बार कहीं ना कहीं चुनौती रहेगी उनके बीच में भी? देखिए, राव के पास भी एक लंबी लिस्ट है उम्मीदवारों की, पर राव वहाँ ये है कि भाई राव ने जो किया वो फाइनल है। तो जो भी 1 2 4 5 कैंडिडेट हैं, वो राव जिनको टिकट दिलाएंगे वो सब लोग साथ रहेंगे। राव को अपनों से डर नहीं है, राव को डर है बीजेपी से। जो पिछली बार जो हुआ था, सुनील मूसेपुर हार थोड़ी ना रहा था, बीजेपी ने हराया था। वही हालात अब की बार भी ऐसे बनेंगे। अब निकल के आ रहे हैं लोग, कई कैंडिडेट आगे भाजपा में भी। जब इनको टिकट नहीं मिलेगी, यही लोग भागते भी देखेंगे। तो चुनौती तो यही है राव के सामने कि इनको कैसे मैनेज करेंगे। नहीं, अब की बार भाजपा के सामने वो स्थिति नहीं है ना 2019 वाली, उतनी मजबूत नहीं पार्टी, लोकसभा में 5 सीट गंवानी पड़ी, कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में है आज के टाइम भाजपा। यदि हम आंकड़ों की बात कर ले
तो कहीं ना कहीं राव की भूमिका क्या देखते हैं आप कि राव अब की बार राव को तरजीह दीजिए, क्योंकि जिस पिछली बार भी उनको 2 टिकट कोसली और रेवाड़ी तक सिमट गए। पिछली बार अलग माहौल था, अब की बार अलग माहौल है। अब की बार बीजेपी राव को इग्नोर नहीं कर सकती। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से राव की जीत, ये मत सोचना कि ये नरेंद्र मोदी की जीत है, ये सीधी सीधी राव की जीत है, राव के दम पे ये जीते हैं। ठीक है, मोदी के नाम पे वोट पड़ रही थी पूरे देश में, ये राव के जो कार्यकर्ता थे उन्हीं के दम पे जीत हुई है। हाँ, थोड़ा बहुत मोदी का फैक्टर काम किया है इसमें, लेकिन राव की निजी वोटें हैं। राव जीत नहीं सकते तो हरा सकते हैं विधानसभा चुनाव में। आरती को भी चुनाव लड़ाने का वो भी वो दावा कर चुके हैं। हाँ। जिस तरह से तमाम लोग ये अब खुद उम्मीदवार बन रहे हैं, तो इस तरह से आरती को भी उम्मीदवार बना चुके हैं वो। हाँ, तो आरती उम्मीदवार है तो वो रेवाड़ी से थोड़ी न लड़ेगी चुनाव। उनके लिए तो अलग से जो विधानसभा है वो फिक्स है उनके, उन्होंने जहाँ से लड़ना है उन्होंने पहले से तय कर रखा है। रेवाड़ी में लड़के तो वैसे ही हार जाएंगे। रेवाड़ी में अगर आरती राव आ जाती है तो सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे दूसरे वाले, चाहे वो खुद हार जीतते ना जीतते, लेकिन आरती को हराने के प्रयास करेंगे पूरे, जैसे पिछली बार मुश्तापुर को किया था। तो कहीं ना कहीं जो गुटबाजी है कांग्रेस में, आप कहीं ना कहीं एक कैंडिडेट है, तो उनके सामने भी वहां पे भी कई धड़े, महावीर मसानी की बात कर लें या फिर जो सृजन यादव की बात कर लें या फिर जो अभी जेलदार जो थे वो शामिल हुए धारवाड़ से, वहां पर भी कहीं ना कहीं अंदर खाते इस तरह की जो फील्डिंग है वो लगाई जाती है। तो कितना देखते हैं बीजेपी में गुटबाजी ज्यादा है कांग्रेस में? कांग्रेस में चिरंजीवी राव पहले की तुलना में काफ़ी मैच्योर हो गए। ठीक है, कैप्टन साहब कई बार वो कर जाते हैं, पर चिरंजीवी राव काफ़ी मैच्योर हैं और चिरंजीवी राव को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाजपा के जो लोग हैं ना वही चिरंजीवी राव को जिता देंगे। मतलब ये समीकरण कहाँ से है कि वो खुद ही जिता देंगे? हाँ, अब राव साहब जिसको टिकट दिलाएंगे दूसरी लॉबी उनको हराने के लिए शुरू हो जाएगी। चुनाव भी लड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। काबड़ीवास जी भी पूरी तैयार करें, वो भी हो सकता है चुनाव लड़े, ना लड़े तो सतीश यादव को सपोर्ट करेंगे, पिछली बार उन्होंने की थी, वो लड़ेंगे। अगर वो लड़ जाते हैं तो एक राव का कैंडिडेट होगा, एक भाजपा का, मतलब इस भाजपा का कैंडिडेट हो गया, चिरंजीवी राव आराम से निकाल ले जाएंगे। पिछली बार भी यही हालात हुए थे। चिरंजीवी राव नया नया था, इतना कुछ थोड़ी ना था। काबड़ीवास ने जो अपना ये था प्रशांत सन्नी 20,000 वोट वो ले गया था, काबड़ीवास जी ने भी ली थी अच्छी। तो ये सारी भाजपा की तो वोट थी, अगर भाजपा एक होती तो आराम से जीत जाता। अब की बार भी स्थिति ऐसी रहेगी। चलिए जी, आप गुटबाजी को किस तरह से देखते हैं कि गुटबाजी से निपटना बीजेपी के लिए कितना चुनौती है? क्योंकि पिछली बार भी गुटबाजी के चलते सीट गंवा दी थी, लेकिन हालात शायद कमोबेश उसी तरह के इस बार बनते दिखाई। बिल्कुल गुटबाजी इस बार भी रहेगी अमित जी, इसमें कोई संशय नहीं है। जो पिछली बार की स्थिति थी वो रिपीट करेगी। और एक बड़ी मैं महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि इस बारी बीजेपी कांग्रेस की जो टिकट वितरण है वो एक निर्दलीय वाला भी फैक्टर खड़ा करेगी। निर्दलीय बिल्कुल, अच्छा ये इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। निर्दलीय जो कैंडिडेट होगा वो बिल्कुल मजबूत स्थिति में होगा, आप निर्दलीय को इग्नोर नहीं कर सकते। निर्दलीय वो कैंडिडेट खड़ा होगा जो पिछली बार की स्थिति अब जैसे प्रीतम जी ने कहा कि राव खेमे से जिसको टिकट मिलेगी, तो दूसरा खेमा जाहिर सी बात है नाराज होगा। जो मुख्यमंत्री खट्टर के खेमे, हम तथाकथित बोलते कि भाई ये उस खेमे से, तो वो गुटबाजी तो रहेगी। अब इसमें एक ऐसे कैंडिडेट है जिसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते और जिनकी उपस्थिति बड़ी मजबूती से दर्ज होती है हर बार चुनाव में, वो है सतीश यादव। दो ही बार तो उन्होंने चुनाव लड़ा, पिछली बार चुनाव नहीं लड़ा था उन्होंने। नहीं, पिछली बार उन्होंने बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन अब की बार वो पूरी तरीके से चुनाव लड़ने की स्थिति में, उनका जो हाव भाव वो चुनाव लड़ने की स्थिति में। भाई लोकतंत्र में सबको अधिकार है, सब चुनाव लड़ना चाहते हैं, तमाम लोग मौजूद हैं। वो जो चेयरमैन का जो चुनाव हुआ था उसमें भी वो तमाम काबड़ीवास भी उनके साथ लगे, तमाम लोग लगे। चेयरमैन का चुनाव नहीं जीत पाए, ये तो विधायक का चुनाव है। देखो अमित जी, ऐसा है, चुनाव तो कापड़ीवास जी भी 30 साल से लड़ रहे हैं, 40 साल से लड़ रहे हैं। क्या अब वो चुनाव लड़ना छोड़ देंगे? जो नेता चुनाव में हारता है वही अनुभव प्राप्त करता है। अभी धिंगड़ा जी ने बोला कि मैंने तो अरविंद यादव जी का नाम ही नहीं लिया। देखिए, चरण जी का कहना है कि भाई लोकतंत्र में सबको अधिकार है। धिंगड़ा जी, आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अधिकार सबको, मेरा भी मन करता है विधायक बनने का, लेकिन मेरा वोट तो 5 भी नहीं है ना, तो आप आधार भी कोई होना चाहिए ना आपको चुनाव लड़ने के लिए। जी, मैक्सिमम मैंने कहा था कि प्रीतम जी और इन्होंने नाम दिए। मैं बताना चाहता हूं कि इनके बूथ से भी जो बीजेपी के जो 4-5 नाम इन्होंने गिनवाए हैं, इनके बूथ से बीजेपी हारी है। तो इन्होंने एक नेताजी का नाम लिया, तो वो बाहुबली नेता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए चाहे नरेंद्र मोदी जी प्रचार करने आ जाए, वो चुनाव नहीं जीत सकते। उनके कुंडली में राजयोग लिखा ही नहीं है। एक इन्होंने नेताजी का नाम लिया, जो बाहुबली टाइप के नेता है, पब्लिक उनको अवॉइड करती है कहीं ना कहीं। देखो,
लोकतंत्र में जिसको वोट मिलती है वो नेता है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि इस टाइम जो माहौल है वो कांग्रेस के पक्ष में है, क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी 10 साल हो गए सरकार को चलाते चलाते, तो लोगों के प्रति एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है। वो कहीं ना कहीं जो है पब्लिक आजकल बहुत अपने परेशान चल रही है, अपने दैनिक जितने भी रूटीन, जितने भी मूलभूत सुविधा से परेशान है। तो जैसे आपने देखा लोकसभा चुनाव में थोड़ा टिकट वितरण गलत हो गया, नहीं तो कांग्रेस 10 की 10 सीट जीतती। तो कहीं ना कहीं चिरंजीव राव के लिए भी मुश्किल है क्या माहौल? मैंने आपको कहा है कि एंटी इनकम्बेंसी है, वो बीजेपी के खिलाफ है। कांग्रेस के लिए कोई नहीं, कांग्रेस के लिए तो फायदा ही है। पिछली बार चिरंजीव राव का जो 1400-1500 का मार्जिन आया था, शायद वो मार्जिन अब की बार बहुत ज्यादा बढ़ेगा, कहीं 10 या 20 गुना ज्यादा मार्जिन बढ़ेगा। तो कांग्रेस के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, और बीजेपी के लिए तो अपने ही इनको हराएंगे जी। प्रीतम जी, आप गुटबाजी और किसको मजबूत मानते हैं? पहले 3 कैंडिडेट की बात कर लें, यदि 1 2 3 में हम देखें, किस तरह से जो चुनौती पेश कर सकते हैं? गुटबाजी भाजपा में अच्छी है चरम पर। अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, चुनाव कार्यालय खुलने लग गए, तो ये तो कैंडिडेट बन ही गए। जो आदमी नहीं, लोकतंत्र में अधिकार है, सब अपनी तैयारी कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? सामूहिक रूप से कर लो ना, अच्छी तरह से जीत जाओगे। मैं अब की मेरी बारी, या आपका साथी जो भी है, या मतलब इस तरह बहुत लोग आ रहे हैं, तो ये कैसे करें? सब एक दूसरे की दाल में पानी दे रहे हैं। फिर ये मैं अपने ही पार्टी की दूसरे नेता की दाल में पानी दे रहा हूँ, वो तीसरे की दाल में पानी दे रहा है। फिर आप कैसे कहोगे कि भाजपा ने अच्छे काम किए, भाजपा एक है? गुटबाजी तो पहले से दिखने लगी है आपकी, ठीक है। अब रही आप कह रहे हो कि 3 कैंडिडेट। जैसे कल अरविंद जी के कार्यालय का उद्घाटन, तो जो बीजेपी का जो जिला अध्यक्ष भी नहीं दिखाई दिए, जैसा कि मुझे सूचना है, हो सकता है बाद में गए हों या दिखाई ना दिए हों। कई जो बड़े चेहरे थे वो कहीं ना कहीं दूरी बनाई, कापड़ीवास भी शायद दिखाई नहीं दिए, और बाकी जो लोग थे जो तो ये भाजपा के कार्यक्रम थोड़ी है, ये सबके अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम है। अब व्यक्तिगत, अब तभी तो गुटबाजी बढ़ रही है। अब आप कैसे कहोगे कि भाई इसमें भाजपा के जिला अध्यक्ष आ जाएंगे, या मंत्री जी आ जाएंगे, या दूसरे नेता आएंगे? सबका निजी कार्यक्रम चल रहे हैं सबके सब। अब ये गुटबाजी धीरे धीरे बढ़ रही है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे गुटबाजी और भी बढ़ेगी। राव को का साथ मिलेगा अरविंद को? राव का साथ अरविंद को मिल जाएगा बिल्कुल। राव साहब को पिछली बार जैसे राव साहब को साथ मिला था, मेरे ख्याल से ऐसे साथ मिलना भी चाहिए। तो आपके हिसाब से रेवाड़ी में जो 3 जो कैंडिडेट है जो चुनौती दे सकते हैं? देखो, अगर रणधीर सिंह कापड़िया चुनाव लड़ते हैं, उनका भतीजे भी मैदान में लगातार बीच में जाएगा। देखो, अगर रणधीर सिंह कापड़िया चुनाव लड़ते हैं तो चुनौती देंगे। मुकेश कापड़ियास युवा है, अच्छे नेता हैं, वक्ता अच्छे हैं, लोगों में जा रहे हैं, पर चुनौती देना बहुत बड़ी बात है। सुनील मूसेपुर ने जब से ये कथा कराई है, लोगों के घरों में गए हैं, वो एक जैसे व्यापारी वर्ग था वो भी मानने लगा है। 2, अब तीसरा कैंडिडेट सारे मिलके एक बना लो, 3 बन जाएंगे। चरण सिंह जी, पूरे सिनेरियो को किस तरह से देखते हैं कि कितनी मजबूत बीजेपी और किस तरह से चुनौती दे पाएगी, जिस तरह से गुटबाजी साहब? देखो अमित जी, अभी मैं अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट दे देता हूं। बीजेपी की गुटबाजी का कांग्रेस के कैंडिडेट को बहुत एकदम से फायदा मिल जाएगा। पिछली बार जैसी स्थिति रहेगी और आप आसानी से जीत जाओगे, ऐसा अब की बार होने वाला नहीं है। इस भ्रम को निकाल दे। अभी हमारे साथी जो पैनलिस्ट हैं, तो ट्रायंगुलर फाइट बनेगी, फिर जीतेगा यार, वोट डिवीजन होगा सीधे तौर पे। आप किस तरह से नकार सकते हैं? मैं बता रहा हूं, अब की बारी जो निर्दलीय फैक्टर है वो थोड़ा सा मजबूती के साथ सामने आएगा। केवल रेवाड़ी में ही नहीं, पूरे हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ अमित जी। बहुत निर्दलीय अच्छे रेवाड़ी में निर्दलीय बताओ, मजबूत 2 निर्दलीय बताओ। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि अगर सतीश यादव या रणधीर सिंह कापड़ीवास को टिकट नहीं मिलती है तो वो निर्दलीय जो है किसी दोनों में से एक ही तो लड़ेगा। जी हाँ, पिछली बार भी वही। फिर पिछली बार क्यों नहीं जीत पाए? ये समझिए, आप मेरी बात को समझिए। पिछली बार का जो माहौल था, अभी बीजेपी का कैंडिडेट भी अलग होगा। पिछली बार जो कैंडिडेट थे, उन कैंडिडेट की इतनी जो है आम जन में इतनी मेरा ऐसा मानना है कि वो चुनाव से पहले वो जैसे पैराशूट से लाके उतार दिए गए। यदि आरती को टिकट मिलती है तो जीत पाएगी। देखो, आरती राव को टिकट मिलने के बाद फिर अलग एक माहौल बनता है। जीत पाएंगे कि नहीं, आपका आकलन क्या कहता है? मुझे लगता है कि अगर आरती राव को टिकट मिलती है तो बिल्कुल उनका जीतने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, जीतेंगी बिल्कुल। प्रथम जी, आप यदि आरती को टिकट मिलती है, क्या कितनी चुनौती है? चुनौतियां हैं।
पहली बात तो आरती राव रेवाड़ी से राव साहब ऐसी गलती नहीं करेंगे कि आरती राव को रेवाड़ी से चुनाव लड़ाएंगे, ठीक है। और अगर ऐसा हो भी गया ना तो ये मान के चलो अब की बार मेरी बारी, या अब वहां से लेके ना और कापड़ीवास तक सारे एक हो जाएंगे, चाहे आरती राव को कैसे ही हराएंगे। मतलब कहीं ना कहीं बेहद हाँ बहुत भारी चुनौती है। चरण जी कह रहे थे कि पिछली बार से माहौल बिल्कुल अलग है। मैं बताना चाहता हूँ पिछली बार तो इतना बढ़िया बीजेपी का माहौल था, इन्होंने नारा दिया था 75 बार तो जाके 40 सीट आई थी। अब तो बीजेपी के खिलाफ ही माहौल है। प्रीतम जी, आप जैसे आपने मेरे को कांग्रेस का प्रवक्ता मत बनाओ, कांग्रेस पार्टी में नहीं हूं मैं, कांग्रेस का प्रवक्ता मत बनाओ। मैं आपको सीधा एनालिस्ट बताना चाहता हूं कि कांग्रेस जो है वो अब है, अब बीजेपी जो है और डाउनफॉल आता जा रहा है और चुनाव आने तक तो इनकी 10 या 12 सीटें ही रह जाएंगी जी। देखो, जब किरण चौधरी जैसी इतनी बड़ी नेता बीजेपी का दामन थाम ले लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद, आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। मैसेज जनता में जो जा रहा है ना, बीजेपी पिछली बार करीब 4 लाख वोट से हारी थी श्रुति चौधरी, जबकि दान सिंह महज 40,000 वोट से हारा है। अमित जी, पता है क्या है, कौन कितने वोट से जीता ये महत्व रखता है, प्रायोरिटी पर महत्व रखता है। लेकिन कुछ नेता ऐसे होते हैं जो हारने के बाद भी, ऐसा है कुछ नेता है जिनका नाम है, कुछ नेता है जिनकी मौजूदगी मैटर करती है, ठीक है। अभी जिस तरीके से माहौल बन रहा है, आप ये समझ के देखिए कि बीजेपी को जो मैंडेट मिला है, जनता ने स्पष्ट किया है लोकसभा चुनाव, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, कि भाई आपको और सुधार करने की जरूरत है, लेकिन हम कांग्रेस पे ट्रस्ट नहीं करते। मैंडेट बोल रहा है ये। कैसे आ गई फिर ये 5 सीट कैसे आ गई लोकसभा की? आप बताओ। ओवरऑल बात कर रहा हूं मैं, ओवरऑल मैंडेट की बात की है। और जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में कांग्रेस ने प्रदर्शन अच्छा किया है, बहुत सारे मुद्दे पूरे देश में यदि कि आप 10 की 10 सीटों को जो है, अभी भाई साहब बोल रहे 10 की 10 सीटों, पता क्या इस तरीके की मतलब बेबुनियादी बात आप जब कर देते हो ना कि 10 की 10 सीटों पे हो जाना था। अरे आप 5 सीटों पे निकले हो, आप उसका मार्जिन 5 सीटों में से महेंद्रगढ़ भिवानी बड़ी मुश्किल से भाजपा जीत पाई, और गुरुग्राम बड़ी मुश्किल से जीत पाई। महेंद्रगढ़ में राव साहब का हाथ, इस जीत में राव साहब को मानना। महेंद्रगढ़ और गुड़गांव में ना जो जीत हुई है ना 2 लोकसभा में, इसमें राव का बहुत बड़ी भूमिका रही है। बीजेपी की तो एक भी सीट नहीं आनी थी। राव साहब का हाथ बताते हैं, दूसरी तरफ ये बोल देते हैं कि इतनी गुटबाजी सारे आरती राव के खिलाफ खड़े। हाँ तो ये लोकसभा चुनाव, ये लोकसभा चुनाव अभी भी तो खिलाफत हुई थी भाई, काम आएगा। अभी भी तो खिलाफत हुई थी राव साहब की यार। पिछली बार 3 लाख कुछ हजार से वोटर जीते थे। श्रुति चौधरी जी का कह रहे हैं उनको तो 10 साल पहले विपक्ष में रही है, आने वाले टाइम में 5 साल फिर विपक्ष में रहेंगी जी। मैं ऐसे कागजी नेता तो रेवाड़ी में बहुत है। देखिए, सबका अपना अपना मत है अमित जी, जो प्रैक्टिकल अभी जमीनी जो सच्चाई है वो हर सबको पता है। हरियाणा में जाट नाराज बीजेपी से, एससी नाराज बीजेपी से, यूथ नाराज, वोट परसेंटेज बीजेपी का डाउन चला गया लोकसभा में। हर देश में सबसे ज्यादा जो अप हुआ ना इंडिया गठबंधन का, तो हरियाणा में हुआ है कांग्रेस के साथ मिलके। तो आप किस तरह से कमजोर मानते हैं? नहीं, जाट नाराज है तो जाट तो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेस को, लेकिन वोट तो कांग्रेस को कर रहे हैं। चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू नाम हुआ कभी उनका, अब ये बताओ, वो एक इतना जमानत जब्त हो गई, उनका बयान आप स्टेटमेंट सुनिए, उन्होंने क्या बोला कि मैं मोदी से प्रभावित हूँ। भाई ये बताओ, वो प्रभावित थी, आज कैसे पता चला प्रभावित थी? 10 साल से कहाँ गई थी? खूब तो गालियां दे रही थी। क्या भीतर घात ना माना जाए? क्या पहले से फील्डिंग वो बीजेपी के लिए कर रही थी? पूरा भीतर घात है ये। वहां पे आराम से जीत जाते, दान सिंह आराम से जीतने वाले थे, ये तो भीतर घात हुआ। मार्जिन कितना रह गया? अब ये देखो ना, 30-40 हजार वोटों का मार्जिन रह गया। 2-3 सीट ऐसी भी हैं, आप नवीन जिंदल वाली सीट देख लो, वहां पे कितने मुश्किल से वहां से 10-20 हजार वोटों से जीते हैं। ये 10 सीट की बात कर रहे थे, 10 की 10 सीट में आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी हारने वाली थी। आप नहीं लगता कि भीतर घात जैसे कहीं ना कहीं जो चुनाव में लोकसभा में किरण चौधरी बीजेपी के लिए बैटिंग कर रही होगी शायद इस तरह से? हाँ, तो ये तो सबको पता था। जब राहुल गांधी आए तो उसमें जो स्टेज पे लड़ाई हुई थी सबको पता था। ये क्या कहते हैं, किरण चौधरी ने चुनाव के दौरान ही वीडियो वायरल करके कहा था कि भाई मेरे को मारने की साजिश से मेरी बेइज्जती हो रही है। वो कैसे साथ देगी? उन्होंने सरेआम खिलाफत की है। देखिए, मार्जिन की बात कर रहे हैं अमित जी, एक और जवाब देना चाहता हूँ। इनसे पूछो शैलजा का मार्जिन क्या है, इनसे जरा ये पूछिए। अभी ये इस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। क्या मार्जिन है सर जाएगा? शैलजा जो है 2,50,000 समथिंग से ऊपर जीत रही है ना। आप उस पर बात नहीं करते
कि शैलजा इतनी बड़ी लीडर है कांग्रेस में और वो बिल्कुल अपना जो है एक्शन से प्रकट कर रही है। तो हम यही तो कह रहे हैं कि जो एससी मतदाता और जाट मतदाता खुलकर बीजेपी के साथ चलेगा, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर गया। विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ना हो जाए। कंक्लूड कर ले, जवाब दे रहे, ये बोले 10 की 10 सीट जिस हिसाब से ये कह रहे हैं कि भाई विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का बहुत बेहतरीन प्रदर्शन होने वाला है, 10 की 10 सीट लोकसभा में आ जानी थी। अब ये इन मुद्दों पे तो बात ही नहीं कर रहे कि उनके हालात क्या हो रहे हैं। आप इतने बड़े लीडर जब दो फाड़ में फट जाएं, उसके बाद इतने बड़े लीडर होते तो पिछले 2 चुनाव हार चुकी श्रुति चौधरी इतनी बड़ी लीडर थी तो जीत क्यों नहीं गई? भाई आप ये बताओ कि बीजेपी के लिए सुझाव क्या है? कि ये बात तो मानेंगे कि जाट नाराज, एससी मतदाता नाराज, तो कहीं ना कहीं उसे डेंट भी लगा है। तो आपकी बात बिल्कुल है, लोगों में कहीं ना कहीं रोष था, तभी तो सीटें बढ़ी हैं कांग्रेस की, अन्यथा बीजेपी की सीटें होनी थी। लोगों में रोष है, उसका इस विधानसभा चुनाव में भी इफेक्ट रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव है उसमें इन दोनों पार्टी में आपकी बार मतलब बिल्कुल बिल्कुल कड़ी लड़ाई रहेगी। कुछ नहीं रहेगी, ठीक है, कड़ी लड़ाई। अब विधानसभा चुनाव में बहुत बदले हुए परिणाम मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से राव साहब थोड़ा सा किनारा हो जाए ना तो देख लेना अग्रवाल की हालत क्या होती है। बीजेपी के लिए सुझाव, अब तो बहुत देर हो गई। बीजेपी के लिए सुझाव कोई सुझाव नहीं है। इन्होंने अभी 3 दिन पहले मंथन करा था, उसको तो लागू करा नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी यूएलबी मिनिस्टर ने, हमने ये कर दिया वो कर दिया। अभी कुछ भी कर लें, बीजेपी हरियाणा में सूफरा साफ होने वाला है और आने वाले 10 साल बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा। देखिए, तमाम जो हमारे साथी थे, कहीं ना कहीं ये बात वाजिब है कि बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है और कहीं ना कहीं बीजेपी को यदि विधानसभा चुनाव जीतना है तो बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं कुछ बदलाव करने होंगे। उसके चलते कहीं ना कहीं बीजेपी में भी कहीं लगातार जिस तरह से रेवाड़ी में गुटबाजी है, हर जगह इस तरह की गुटबाजी सामने आ रही है, ऐसे में कहीं ना कुछ बड़े डिसीजन लेने होंगे ताकि जो विधानसभा चुनाव वो जीता जा सके।